अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों वहीं से बात का आगाज़ करते हैं जहां हमने अपनी बात को अधूरा छोड़ा था। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त वही शीट मौजूद है जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो इनकम इंक्रीज़ होकर क्रेडिट साइड पे आती है। लेकिन ये लिखने से पहले हमने आपको बताया लॉस अकाउंट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये बात हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके थे। अच्छा, मज़ीद जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं सीधा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट होता है और एक्सपेंस का इंक्रीज प्रॉफिट को क्या करता है। अच्छा, पता है क्या बात, ये कि ये पढ़ते हुए ना, ये मैं जानबूझ के पीछे आया हूँ, वापस आया हूँ। ये पढ़ते हुए बड़ा आसान लगता है कि सेल इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज, परचेज इंक्रीज डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। पढ़ते हुए ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन अभी जब गलती होगी ना तो फिर गलती में हम आपसे पूछेंगे जब कि हाँ भाई इधर क्या होगा, प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चीज़ बढ़ेगी क्या चीज़ कम होगी, तो वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर होता है डिस्टर्ब। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ तक तो बज़ाहिर सही होता है, ऐसा लगता है कि यार हाँ ये तो हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मैंने नोट किया है कि कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बस उस कंफ्यूजन से बचना है किसी तरह और अपनी अच्छी ग्रिप और कमांड बनानी है। राइट, तो इससे आगे बढ़ते हैं मजीद। एग्जाम्पल ऑफ एरर्स। अब एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द प्रॉफिट है और एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द बैलेंस शीट है। हर गलती के इफ़ेक्ट को एनालाइज किया जा रहा है कि भाई वो गलती जो है हमें कहाँ पे जाके ठीक करनी होगी, वो हमारे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा करेगी और कर चुकी होगी, और अब प्रॉफिट को क्या करें, और अगर बैलेंस शीट की चीज़ को मुतासिर किया होगा तो बैलेंस शीट में क्या ठीक करें। तो कह रहा है अगर परचेजेस को हमने अंडर कास्ट कर दिया, अब इत्मीनान से पढ़ें, आप साथ दीजिए, सोचिए, आपके सामने जवाब मौजूद है, वो आपकी मर्ज़ी आप यहाँ से देख के लिख दें, लेकिन असल चीज़ है कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो बस ख़त्म हो गया चैप्टर, तो मेरे एंड से ख़त्म हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एरर्स की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, बस सस्पेंस के क्वेश्चन आपको असाइन करूँगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर चैप्टर फिनिश। राइट, और मेरे हिसाब से हमारे 3 एसएलओ जो पेपर में आने, उसकी हमारे हिसाब से बेहतरीन कंप्लीट मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। बस ये ख़त्म होते ही ना हमारी तैयारी एसएलओ 1, 2 और 4 बेहतरीन प्रिपेयर हो गए। इसके बाद एसएलओ 3 और 5 आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। से ये ख़त्म होता है, 3 तो बड़े इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, उसको हम पढ़ेंगे 3 और 5 को ज़रूर, लेकिन पेपर के लिहाज से नहीं। राइट, अच्छा जी, तो चलें बताएं मुझे, परचेजेस अंडर कास्ट का मतलब होता है, ताहा भाई ने लिख के भेजा कि हमने परचेजेस के टोटल को, परचेजेस के टोटल को क्या कर दिया बच्चों। जब परचेजेस के टोटल को कम कैलकुलेट किया तो सोचो, परचेजेस कम कैलकुलेट होने से हमारा प्रॉफिट, एक्सीलेंट अक्सा, खुश रहो मेरा बेटा, यानी मैंने जब अपने परचेज को कम लिखा होगा तो मेरा खर्चा हो गया होगा कम, खर्चा कम होने से प्रॉफिट हो गया होगा, खर्चा तो कम हुआ होगा ना तरीका से। परचेज इज एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होने से, परचेज अंडर कास्ट होने से खर्चा कम, खर्चा कम होने से प्रॉफिट। सही है, एग्री करते हैं सब। अगर प्रॉफिट ज़्यादा तो अब सही करने के लिए प्रॉफिट को क्या करूं, सही करने के लिए प्रॉफिट को क्या करूं, कम। सब आपके सामने लिखा हुआ है, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा कोशिश कर सकते
जो लोग देर से आ रहे हैं उनके लिए कोशिश नहीं करूंगा, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट चले, 2 3 4 मिनट भी समझ आता है लेट होना, 5 मिनट तक का टाइम है, 10 10 मिनट के बाद वापस आ रहे हैं, 12 मिनट के बाद वापस आ रहे हैं। रिजा, रिजा बेटा, मेरा बच्चा, खर्चा ज्यादा था, कहाँ था खर्चा ज्यादा? अंडर कास्ट माने खर्चा ज्यादा होना होता है? रिजा बताइए, अंडर कास्ट माने क्या होता है? खर्चा कम टोटल करा, खर्चे का टोटल कम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंस का टोटल कम लिखा, एक्सपेंस आए कम, प्रॉफिट आया ज्यादा। तो प्रॉफिट ज्यादा आया तो इसका मतलब है सही प्रॉफिट निकालने के लिए जितने रुपए खर्चा कम रिकॉर्ड किया था उतने रुपए प्रॉफिट में से क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। रिजा समझ आ गई आपको? सिर्फ आपका जवाब डिफर कर रहा था, बाकी सबके जवाब सही थे। तो आई होप कि सब बच्चों को ये पहला पॉइंट तो बड़े आराम से समझ आ गया। अब जब ये समझ आ गया तो इस पर टाइम वेस्ट करने की तुक नहीं बनती कोई। क्यों? परचेजेस ओवर कास्ट का मतलब है खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा आया तो प्रॉफिट हो गया कम। अच्छा, खर्चा ज्यादा लिख लिया, असल में टोटल ज्यादा किया तो खर्चा ज्यादा नजर आने लगा, खर्चा ज्यादा नजर आने की वजह से प्रॉफिट नजर आया होगा हमारे बिजनेस का कम। तो वापस अपने प्रॉफिट को क्या कर लूं? जितने रुपए खर्चा ज्यादा लिखा था उतने रुपए अपने प्रॉफिट में ऐड कर लूं। वेरी गुड। जिसको नहीं समझ आया वो पूछ ले। वैसे तो उसूलन अब समझ इसलिए आ जाना चाहिए कि भाई अंडर अंडर कास्ट समझ आ गया तो ओवर कास्ट में फिर मसला ही नहीं है। सेल्स अंडर कास्ट पे आ जाए, शाबाश। सेल्स अंडर कास्ट पे आ गए? बिल्कुल आ गए सर, सामने ही है हमारे। बताएं सेल्स अंडर कास्ट का मतलब क्या है? कि हमने सेल कम रिकॉर्ड की बच्चों, यानी सेल का टोटल जो है वो हमने कम कर दिया। सेल का टोटल कम करने से प्रॉफिट भी हो गया। अच्छा, एक जुमला बोलता हूँ, आप लोगों की मैथमेटिक्स अगर अच्छी है तो आप एग्री करेंगे। भाई, इनकम का कम होना ज्यादा होना प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोला मैंने? इनकम का कम या ज्यादा होना प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सपेंस का कम या ज्यादा होना प्रॉफिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है बच्चों, समझ आ रही है बात? जी मेरे बच्चों, हाँ हाँ, माइक म्यूट किया था मैंने। तो बताएं, मनाइल समझ आ गया? मनाइल जहरा, अमल, अमल नहीं है क्लास में आज? अमल और मनाहिल, अमल आसिम जैदी, मनाहिल आसिम जैदी, ये दोनों कहाँ हैं? मिनाल है क्लास में? मिनाल, कुछ बच्चे नहीं है ना आज क्लास में? ठीक है भाई, चले, हमने जिसका नाम लेना था ले लिया नाम। अब जो बच्चे, अबीर भाई भी आज, अबीर भाई कल आप कहाँ थे सर? अबीर भाई कल कहाँ थे? सब खैरियत थी? अबीर, आप मुझे सुन सकते हैं? तो बेटा आप तो होते हैं क्लासेस में, आप मुझे कुछ दिनों से आप ना मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है बेटा? खैरियत? दिल भर गया अकाउंटिंग पढ़ने से? आप तो इतना अच्छा पढ़ते हैं, तवज्जो के साथ, फोकस होके काम भी करते हैं, सब करते हैं, फिर ये अचानक ऐसा एटीट्यूड क्यों हुई? बहुत गलत बात है ये। मैं आप जैसे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता। कोई मसला हुआ करे तो मैसेज करके बता दिया करें, इन्फॉर्म कर दिया करें,
रिकॉर्डेड लेक्चर देखा? अच्छा ये बताएं, चलें छोड़ें, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मुझे ये बताएं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखा आपने? बेटा देख लेना प्लीज मेरा बच्चा, और अगर आपको लगता है ये चैप्टर आपको आता है तो ठीक है, फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। चलें जी, सेल्स अंडर कास्ट का मतलब है सेल कम रिकॉर्ड हुई, तो क्योंकि सेल्स इनकम है, इनकम का कम होना प्रॉफिट को भी कर देता है कम, तो हम उसे वापस बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट में। जितनी सेल्स अंडर कास्ट हुई होगी हम उतने रुपए से अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके, सेल्स ओवर कास्ट, अब तो समझाने की तुक ही नहीं बनती। सेल्स का टोटल ज्यादा होने की वजह से इनकम भी आई होगी ज्यादा, प्रॉफिट भी हुआ होगा ज्यादा। प्रॉफिट ज्यादा हुआ जबकि एक्चुअली प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ, तो प्रॉफिट को क्या कर दें, आप सब देख सकते हैं माइनस और सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, राइट? सर बेटा समझ। सर परचेज अंडर कास्ट एक दफा और समझा दें सर। परचेज अंडर कास्ट का मतलब परचेज को कम लिखा, परचेज को टोटल, यस। परचेज का टोटल कम किया तो एक्सपेंस का टोटल भी कम नजर आएगा, एक्सपेंस का टोटल कम नजर आएगा तो प्रॉफिट, समझ। तो एक्सपेंस कम, अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। तो वापस सही करने के लिए प्रॉफिट को क्या कर दें, कम। बस यही किया, सब्ट्रैक्ट। सही है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके। हाँ जी, वापस आए, सेल्स भी हो गई। इनकम अंडर कास्ट का मतलब क्या है, कोई भी इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कोई भी इनकम हो सकती है ना। तो इनकम अगर अंडर कास्ट हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब इनकम कम होने से प्रॉफिट हो गया होगा कम, इनकम कम होने से प्रॉफिट हो गया होगा कम। तो हम वापस इनकम में उतने पैसे, जितने से इनकम कम रिकॉर्ड हुई है उतने से इनकम को बढ़ा दें, ऐड कर दूं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में भी हो जाएगा इजाफा। सही है, बढ़ जाएगा प्रॉफिट। ओके, इनकम ओवरकास्ट का मतलब क्या है, हमने इनकम ज्यादा ओवर, टोटल जब इनकम का किया तो टोटल ज्यादा कर लिया, टोटल ज्यादा आया, प्रॉफिट भी आया ज्यादा, हम सही प्रॉफिट निकालने के लिए उसे उतने ओवरकास्ट की अमाउंट से कर देंगे। ओवर रिकॉर्डेड, एग्जैक्टली महक, ओवर रिकॉर्ड किया अगर हमने तो हम अपनी इनकम को क्या कर देंगे, ओके। तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। अब एक्सपेंसेस अंडरकास्ट और एक्सपेंसेस ओवरकास्ट, भाई अंडरकास्ट और ओवरकास्ट अब तक तो मेरा ख्याल है दिमाग पे लग जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ऐसे इस तरह बस सब टाइम वेस्ट हो रहा है। आगे बढ़ूं, एक्सपेंस कम लिखने का मतलब प्रॉफिट आया ज्यादा, सही है। एक्सपेंस कम लिखा ना, एक्सपेंस कम लिखोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट को क्या करें, कम, बस। इसी तरह एक्सपेंस ज्यादा लिखने से खर्चा ज्यादा नजर आएगा तो प्रॉफिट कम नजर आएगा, जबकि प्रॉफिट हकीकत में हुआ होगा ज्यादा, तो एक्शन क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट पे क्या एक्शन चाहिए होगा, यस इनवर्स रिलेशन है बिल्कुल। तो हमें चाहिए होगा कि हम जितने रुपए हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था उतने से अपने प्रॉफिट को बढ़ा दें। बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं आया रीजन, बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट जाता ही नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं भेजूंगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एरर्स, एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द प्रॉफिट, एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द बैलेंस शीट, वही चीज चल रही है। ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया, अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया बच्चों, अंडर वैल्यूड कर दिया। तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक की नेचर बताओ, शाबाश।
ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, एक्सपेंस को अंडर वैल्यू करने का मतलब एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। जब एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया तो एक्सपेंस के कम रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी लिख के मुझे भेज दिया था प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट जब ज्यादा नजर आ रहा होगा तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए उस उतनी अमाउंट से अपने प्रॉफिट को कम कर दो। जितने रुपए से मैंने अपनी ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया था उतने रुपए से अपने प्रॉफिट को लेस कर दो। सही है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कम होने से खर्चा कम हुआ, खर्चा कम होने से प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और सही प्रॉफिट निकालने के लिए मैं अपने प्रॉफिट को माइनस करूंगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की नेचर कितनी होती है बच्चों? एक ही होती है ना, इसीलिए आप देख रहे हैं आयशा 2 कब से होने लगी ओपनिंग स्टॉक की नेचर। चलो दूसरी बताओ, शाबाश। आयशा बताएगी दूसरी, उसने इजाद कर ली है। हम अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, आयशा ने दूसरी निकाल भी ली। अच्छा अच्छा, गलती से। ओके आयशा, तो अब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड के बारे में क्या ख्याल है? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ज्यादा रिकॉर्ड होने से एक्सपेंस नजर आ रहे होंगे, ज्यादा प्रॉफिट हो गया होगा कम। प्रॉफिट कम है तो उसे सही करने के लिए वापस बढ़ा लीजिए, प्रॉफिट को बढ़ा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। मेरा ख्याल है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या ख्याल है? क्लोजिंग स्टॉक आप सब जानते हैं, हमने रिकॉर्ड किया क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू। बेहतरीन, बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब लिख के भेजा है, बहुत सारे ने नहीं भेजा, वो सन्नाटे में चुप हैं, पता नहीं क्यों चुप हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम अपनी इनकम भी ट्रीट करते हैं और उसे हम अपना एसेट, जबरदस्त। तो भाई इसका मतलब है अगर आज मैंने एंडिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, अगर मैंने एंडिंग इन्वेंट्री को कम रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग स्टॉक को कम रिकॉर्ड किया, तो क्लोजिंग स्टॉक असल में होता है हमारी इनकम। मैंने इनकम को रिकॉर्ड किया कम, तो मेरी प्रॉफिट भी नज़र आ रहा होगा कम। मैं प्रॉफिट को क्या करूँगा, प्रॉफिट को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा ना बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द प्रॉफिट में ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है सब बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से समझ भी आ रहा होगा। जी बेटा अरीबा, 2 इफेक्ट होते हैं ना, ये देखो यहाँ देखो इधर, ये देखो एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द प्रॉफिट, एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द बैलेंस शीट। तो अब मैं दूसरा इफेक्ट भी बोलूंगा इसका, लेकिन ओपनिंग स्टॉक की नेचर ये है कि सिर्फ एक्सपेंस, तो उसको सिर्फ इस कॉलम में देख रहा हूँ, सही है। लेकिन एंडिंग स्टॉक की तो 2 नेचर है ना बेटा, सही है अरीबा, समझ गई? अब बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी नेचर है एसेट। तो एसेट भी अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया तो प्रॉफिट भी हो गया था कम, उसने प्रॉफिट में अमाउंट डाल के बढ़ा लिया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एक और नेचर है क्या? एसेट। तो क्योंकि हमने अब क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, इसका मतलब है हमारे एसेट भी बैलेंस शीट में नजर आ रहे होंगे क्या, कम। तो अपने एसेट की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे। शुक्रिया आप सबका, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अल्लाह के हुक्म से ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बस रस्मन पढ़ देता हूँ, रस्मन,
कि लिखा हुआ है तो पढ़ लें, क्या ख्याल है? हो सकता है कोई खुदा ना खास्ता कंफ्यूज हो रहा हो, इधर इस लाइन में कोई कंफ्यूज हो रहा हो, बोलने की हिम्मत ताकत ना मिल रही हो, तो वो यहाँ इस पॉइंट को समझ लीजिए, इसका अपोजिट है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, एंड पर बचे हुए सामान की वैल्यू ज़्यादा लिख ली। एंडिंग स्टॉक को हम मानते हैं इनकम और एसेट, पहले इनकम के लास्ट से बात करते हैं। एंडिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने से इनकम भी नज़र आ रही होगी, एंडिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने से इनकम भी नज़र आ रही होगी ज़्यादा। तो हम इनकम को पहले क्या करते हैं, भाई पता नहीं कैसे म्यूट हो गया, हो सकता है ऑल्टर ए पे मेरा हाथ लग गया हो शायद। अब आ रही है आवाज़? हाँ, कहाँ तक बात समझ आएगी? अभी अभी लगा मेरा ख्याल है, अभी अभी हुआ है ये, वो मुझसे गलती से म्यूट हो गया होगा शायद। तो अक्सा को जवाब भी दिया मैंने। अक्सा तुम्हें जवाब मिल गया था, तुमने सुन लिया था? नहीं? अच्छा, मैं अक्सा के सवाल से ही फिर पढ़ता हूँ। अक्सा ने सवाल किया था एंड डिक्रीज सेम अमाउंट इन बैलेंस शीट, तो मैं अक्सा का जवाब दे रहा था, पता नहीं उस वक्त कैसे म्यूट हो गया। मैं कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर 5000 रुपीज़ था एंड पर, तो हमें 5000 के बजाय हमने उसको ओवर वैल्यू किया, 50,000 लिख लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसके इफेक्ट दो हैं। यानी हुआ क्या कि एंडिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने से हमारी इनकम भी नज़र आने लगी होगी ज़्यादा, और हमारी बैलेंस शीट में हमारे एसेट भी नज़र आने लगे होंगे ज़्यादा। तो सेम अमाउंट है, सही है बेटा, जितने से इनकम ज़्यादा नज़र आ रही होगी उतने से हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को कर देंगे कम, इसीलिए सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और अपने क्लोजिंग स्टॉक को भी अपने बैलेंस शीट में अपने एसेट्स को भी कर देंगे कम। क्लियर? ओके 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 ओके, माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। चलें ठीक है। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन मार्क या कुछ भी ऐसा नहीं लगाया, मतलब ना मुझे लगा कि सवाल है। अच्छा, अभी मार्क कर लेते हैं, अटेंडेंस बहुत टाइम है अभी तो, है ना? 2 मिनट रुक जाओ। जी बेटा जी, मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं, सही है? फातिमा कुछ कहना चाह रही हो? हाँ बोलो बोलो, अनम्यूट कर लो। सर मुझे समझ में आ रहा कि इनकम को कैसे कम करेंगे। हाँ अभी बता देते हैं, देखो सुनो, इनकम स्टेटमेंट बना रही हो, अब अपने दिमाग में ना क्या लाओ, इनकम स्टेटमेंट लाओ। तुमने इनकम स्टेटमेंट बनाया तो तुमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को जितना लिखना था उससे ज्यादा लिखा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमारी इनकम होता है ना, हम इसको इनकम भी मानते हैं और अपना एसेट भी। तो इनकम ज्यादा लिखने से हमारा प्रॉफिट भी क्या आया होगा? शीजा आप भी समझ रही हैं? सर ज्यादा आया होगा। हाँ शीजा, आप भी समझ रही हैं? अगर फिर भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, सही है? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग, पहले ईमानदारी से ये बताओ फातिमा, ये समझ में आ रही है बात मेरी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम होती है?
ये क्लियर है? जी सर, ये तो समझ आ रहा है मुझे। जब हम क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा लिख लेंगे तो फिर हमारी इनकम भी तो ज्यादा नजर आएगी, और इनकम ज्यादा नजर आने का मतलब प्रॉफिट भी नजर आएगा। सर प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो अब हमें ये नहीं करना कि जाके हम इनकम स्टेटमेंट में कीड़े मकोड़े बनाए, काटें और कूटें, नहीं, बल्कि हम जो प्रॉफिट निकाल चुके हैं हम कहेंगे ये प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि एंडिंग स्टॉक ज्यादा लिख लिया गया था। एंडिंग स्टॉक का ज्यादा लिखना प्रॉफिट दिखा रहा होगा ज्यादा, तो हम सही प्रॉफिट निकालने के लिए जितने रुपए एंडिंग स्टॉक ज्यादा लिखा था उतने रुपए से प्रॉफिट को कर देंगे कम। सर कम कर देंगे। अभी क्लियर है या अभी भी नहीं है? जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। ओके, वेलकम। और मेरा बेटा, क्योंकि हमारा एंडिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में लिखा जाता है और ज्यादा लिखे होने की वजह से बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री नजर आ रही होगी ज्यादा, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी कर देंगे कम। ठीक है? सर ये सवाल वो हमसे एमसीक्यू में पूछ सकता है? क्या कह रहे हैं? सर ये आप बता रहे हैं जैसे अभी जो पढ़ा रहे थे, ये सवाल वो हमसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है? बिल्कुल सर, वो इस तरह कर सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिजल्ट, और फिर वो आपको ऑप्शन दे दे कि प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा, तो आप जो है फिर उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या ख्याल है, बन सकता है ना एमसीक्यू? बातों बातों में ही जी बना सर। दूंगा। हाँ, अच्छा, ओके, जी सर। चलें तो बात को आगे बढ़ाते हैं मजीद, और क्या बात है आगे देखते हैं। चलें, एग्जाम्पल ऑफ एरर्स में, अच्छा वही दो कॉलम है, एक्शन रिक्वायर्ड ऑन देयर प्रॉफिट, एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द बैलेंस शीट। प्रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ओमिटेड, क्या मतलब हुआ इसका? इत्मीनान से सुनना और समझना है भाई, तुक्का लगाया ना तो फिर रह जाओगे। प्रीपेमेंट्स यानी कोई एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने पहले से प्री पे अदा किया हुआ है। प्री पेमेंट्स का मतलब यही ना कि हमने कोई खर्चा अदा किया हुआ है पहले से, तो कोई खर्चा पहले से अदा किया हुआ हो तो क्या वो खर्चा होता है? यस एग्जैक्टली, प्रीपेड रिकॉर्ड होने से रह गया। जबरदस्त भाई, क्या बात है, पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह। असल में इसका मतलब है प्रीपेड रिकॉर्ड होने से रह गया। अब दिमाग चला के बताओ, अगर प्रीपेड रिकॉर्ड होने से रह गया तो खर्चे तो नजर आ रहे होंगे। ज्यादा क्यों ज्यादा नजर आ रहे होंगे? क्योंकि प्रीपेड तुमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर तुम प्रीपेड रिकॉर्ड करते तो तुम्हारा खर्चा हो जाता कम, तुम खर्चा लिख के बैठे होगे ज्यादा, तुम समझ रहे हो सारी अमाउंट बन गई खर्चा, जबकि प्री पेमेंट का मतलब होता है कि तुमने कोई खर्चा पहले से अदा किया था, वो अभी खर्चा है ही नहीं, तो इसका मतलब है तुम्हें अपने खर्चे को करना था कम, तुमने अपने खर्चे को कम नहीं किया, भूल गए। खर्चा कम ना करने की वजह से प्रॉफिट भी नजर आ रहा होगा कम। फिर खर्चा कम ना करने की वजह से। सर जी बेटा। एक बात पूछनी थी बिल्कुल कि अगर प्रीपेड, एक तो वो होता है कि हम एक्सपेंस को फिर एडजस्ट करते हैं और फिर उसको कुछ हिस्सा उसका प्रीपेड बना देते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो असल में हो ही ना और वो एक्चुअली प्रीपेड हो और हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया हो, तो वो तो हमारा एक्सपेंस या इनकम स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना? देखो, आमतौर पे ये बात तो आप एग्री करो, मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन आप मेरी इस बात से एग्री करो या डिसएग्री, अब ये आपके ऊपर है कि हम जो प्री पेमेंट करते हैं आमतौर पे बेशक वो पूरी अमाउंट एक्सपेंस ना बने, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो करंट ईयर में एक्सपेंस बनता है ना अक्सर। क्या ख्याल है, एग्री और डिसएग्री? तो कुछ हिस्सा तो जी। लाजमी, क्योंकि प्री पेमेंट होती है हमारा करंट एसेट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्री पेमेंट हमने इस साल की और फायदा पहुंचाएगी अगले साल, कुछ ना कुछ, चाहे एक महीने की अमाउंट ही, हमारा इस साल का एक्सपेंस तो बनती है ना आमतौर पे। ठीक है, जी तो बिल्कुल। इसका मतलब है कुछ अमाउंट, लेकिन बहरहाल तुम्हारी एजम्पशन गलत नहीं है, लेकिन वो इस लिहाज से गलत हो रही है
कि जब मैं ये फर्ज कर लूं कि प्री पेमेंट इस साल प्री पेमेंट रही, तुम यही कहना चाह रही हो ना कि प्री पेमेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट ही नहीं हुई। अगर प्री पेमेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट ही नहीं हुई और हम प्रीपेड रिकॉर्ड करना भूल गए तो फिर वो सिर्फ हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। ऐसा ही है ना, यही कहना चाह रही हो? जी जी लेकिन मेरा ये ठीक मानना है। है लेकिन मेरा ये मानना है कि प्री पेमेंट बेसिकली कुछ ना कुछ जो भी रिकॉर्ड हुई थी उसमें एक्सपेंस की कुछ ना कुछ अमाउंट प्रीपेड थी। आप ये कह रही हो सर हमने कोई अमाउंट प्रीपेड की है और हमने उसको उसमें से कुछ भी एक्सपेंस नहीं हुआ इस साल, और मैं उसका कॉन्ट्रा आर्ग्यूमेंट ये दे रहा हूँ कि कुछ अमाउंट तो एक्सपेंस लाजमी बनती है। बस ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ इसी बात को लेके, अभी खत्म नहीं कर रहा, इसी आपकी बात को लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाद में तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ है बेटा। अच्छा, तो पेमेंट और प्री पेमेंट जो है किसी एक्सपेंस की जब ओमिट हो जाए तो इसका मतलब है हमने उस एक्सपेंस को एक्सपेंस ही समझा हुआ होगा, जबकि वो तो प्री पे है। तो एक्सपेंस समझने का मतलब एक्सपेंस नजर आ रहे होंगे ज्यादा, एक्सपेंस नजर आने से प्रॉफिट नजर आ रहा होगा कम। क्या ख्याल है? प्रॉफिट कम नजर आ रहा होगा तो प्रॉफिट को क्या करें वापस, प्रॉफिट को वापस क्या करें बच्चों, बढ़ाएं। सही है, तो प्रॉफिट को इंक्रीज किया। सही, सब बच्चों ने प्रॉफिट को क्या कर लिया, इंक्रीज। और क्योंकि प्री पेमेंट रिकॉर्ड ओमिट हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो बस सिंपल बैलेंस शीट में जाके अपने करंट एसेट्स को बढ़ा दीजिए, अपनी प्री पेमेंट्स को बढ़ा दीजिए, अपने एसेट साइड को बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप प्रीपेड लिखना ही भूल गए थे। सही है बच्चों? भाई खत्म करना है हमें इसको आज ही, ये आखिरी शीट है ना। हाँ देखो ये आखिरी शीट है, जबरदस्त। तुम लोगों ने ब्रेक का फायदा हो गया, ब्रेक नहीं आता तो फिर ये खत्म नहीं हो पाता। कम से कम अब ये खत्म हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब कल जब आपसे मुलाकात होगी तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने ना क्या करना है, आपने चारों एरर्स, कौन से चारों एरर्स, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, चारों को पढ़ना है प्लीज याद से। घर पे लाजमी देख लीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। प्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है, गूगल क्लासरूम में अपलोड हुई भी है, तो आपने वहां से सिर्फ एक बार प्रेजेंटेशन खोल के एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट चारों एरर देखने हैं, बस चार, और कुछ भी नहीं देखना। अच्छा जी, खत्म करते हैं। एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस ओमिटेड का क्या मतलब है? कोई खर्चा हम पे अदा करना हो गया था, वाजिब है ना, और हमने उसे ओमिट कर दिया, इसका मतलब है हमने खर्चे को रिकॉर्ड नहीं किया। जब खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया तो खर्चे नजर आएंगे कम, प्रॉफिट नजर आने लगेगा। जब खर्चा लिखोगे ही नहीं तो खर्चे नजर आएंगे कम, प्रॉफिट नजर आने लगेगा। सही है? नहीं नहीं, क्लास रिज्वाइन नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि टाइम खत्म ही हो जाएगा तकरीबन, और आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दें, ऐसा करें अटेंडेंस मार्क कर दें। तो मैं बात भी कर रहा हूँ, आप अभी जवाब नहीं देना, आप सिर्फ अटेंडेंस मार्क करो। बता रहा हूँ। एक्रूअल ऑफ एक्सपेंस ओमिट होने का मतलब है कि कोई खर्चा हो गया है, हम पर अदा करना वाजिब भी है, लेकिन हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सके, हम भूल गए रिकॉर्ड करना। खर्चा ना रिकॉर्ड होने से खर्चे नजर आएंगे कम, प्रॉफिट नजर आने लगेगा ज्यादा। आप जवाब नहीं दे रहे, अभी आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं सब लोग। जब एक्सपेंस ज्यादा नजर आने लगेगा तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एक्सपेंस को करना पड़ेगा, एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा ना, और एक्सपेंस को बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा कम, है ना। तो अब हम एक्सपेंस, हम एक्शन किस पे कर रहे हैं, क्या हम अपने एक्सपेंस को बढ़ा लें? अगर हम एक्सपेंस को लिखना भूल गए थे तो होना तो ये चाहिए ना एक्सपेंस बढ़ा लें, लेकिन वो कह रहा है कि एक्शन रिक्वायर्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे अपना एक्शन बताओ। तो अब तुम्हारा अगर कोई खर्चा रिकॉर्ड होने से रह गया तो तुम खर्चे को बढ़ाकर प्रॉफिट कम ना करो, तुम डायरेक्ट प्रॉफिट को कर दो कम। क्लियर? समझ आई ये वाली बात? कोई खर्चा रिकॉर्ड होने से अगर रह गया तो वो खर्चे का इफेक्ट सोचो क्या होता है। खर्चा रिकॉर्ड होता, खर्चे नजर आते ज्यादा, खर्चे नजर आते ज्यादा, प्रॉफिट होता कम।
तुम्हें जो प्रॉफिट नजर आ रहा होगा वो तुम्हारे पास होगा ज्यादा, तुम उस प्रॉफिट में से उसको लेस कर दो। अभी भी समझ में नहीं आया? प्रॉफिट माइनस क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, समझ आ गया? अच्छा, अगर आ गया तो अब ये बताओ, खर्चा रिकॉर्ड ना होने की वजह से लायबिलिटी भी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड, खर्चा ना रिकॉर्ड होने की वजह से हमारी बुक्स में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो लायबिलिटी का नाम क्या होगा? करंट लायबिलिटी। हम अपने एक्रूअल्स को बढ़ा लेंगे। हाँ, हम अपने करंट लायबिलिटीज को बढ़ा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सैलरीज पे बिल, रेंट पे बिल, इंटरेस्ट पे बिल, कमीशन पे बिल, बेहतरीन जवाब, एक्सपेंसेस पे बिल, जबरदस्त बेटा। चलो बस अब जल्दी से इसको खत्म करें भाई, वरना टाइम खत्म ना हो जाएगा। फिक्स या करंट एसेट्स अगर अंडर वैल्यू हो जाएंगे, फिक्स या करंट एसेट अगर अंडर वैल्यू हो जाएं तो सिंपल, उससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने फिक्स या करंट एसेट की वैल्यू को अगर वो कम रिकॉर्ड हुए तो आप बढ़ा लेंगे। यकीनन इसमें कुछ बच्चे थोड़ी सी जहानत का मुजाहरा करें तो वो डेप्रिसिएशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें उस तरफ नहीं जाना। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी फिक्स एसेट को हमने, हाँ, अगर हमने किसी फिक्स एसेट, करंट एसेट को भी लिखा हुआ है ना इसीलिए, तो करंट एसेट को अगर हमने कम रिकॉर्ड किया तो बैलेंस शीट में अपने करंट या फिक्स एसेट को बढ़ा लो। सही है। और आखिरी पॉइंट, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या हो गई बच्चों? अगर अंडर स्टेट, लायबिलिटीज अगर हो गई अंडर स्टेट, इसका मतलब है लायबिलिटी कम रिकॉर्ड हुई। सही है। तो लायबिलिटी कम रिकॉर्ड हुई तो अब कौन सी लायबिलिटी? कोई खर्चे वाली लायबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं समझा भी दूं, मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमने किसी से माल उधार पे खरीदा था, परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हम जो है वो पे बिल, अकाउंट पे बिल, ट्रेड पे बिल रिकॉर्ड करना भूल गए। ट्रेड पे बिल रिकॉर्ड ना होने से लायबिलिटी नजर आ रही होगी कम, लायबिलिटी अंडर स्टेट हो गई, तो उस लायबिलिटी को बैलेंस शीट में बढ़ा लो बस, और कुछ भी ना करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह SLO 1, 2 और 4 का ये आखिरी पार्ट एरर्स कंप्लीट जरूर हो गया है, लेकिन बस सिर्फ सस्पेंस के 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर पास पेपर्स आप खुद प्रैक्टिस करोगे अपने घरों पर, और पास पेपर्स में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बस उम्मीद है कल से परसों मैक्सिमम कोशिश होगी, कल अगर कल 2 यूनिट हुए तो कल, और अगर कल 2 यूनिट नहीं हुए तो परसों अल्लाह के हुक्म से हम इसको ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम मज़े मज़े से आराम आराम से तफरी करते हुए अपना क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन पढ़ेंगे, SLO 3, SLO 5 डेप्रिसिएशन तफरी में पढ़ेंगे, SLO 5 जो है